Hi guys, this is Sirun sir. Welcome to Kalyan Agriculture Institute, my YouTube channel. And आज के टॉपिक है हमारे नाउन केसेस एंड फंक्शंस. नाउन केसेस फंक्शंस एंड रिलेशंस मीन्स. तो गाइस, आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियो जो है आपको समय पे मिलती है. ओके, तो वीडियो शुरू करते हैं. तो सबसे पहले जानते हैं नाउन केसेस क्या है. नाउन केसेस किसी भी सेंटेंस में वह पार्ट होता है जो नाउन की पोजीशन को बताता है. ठीक है, नाउन केसेस 4 पार्ट होते हैं आपके. ये 4 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट है नॉमिनेटिव केस, जिसको सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं. सेकेंड है आपका ऑब्जेक्टिव केस, ये 2 प्रकार के होते हैं. डेटिव एंड एक्यूजेटिव. ठीक है, और फिर थर्ड है आपका पॉजेसिव केस. फोर्थ है आपको वोकेटिव केस. तो फ्रेंड्स, ये आपके नाउन केसेस हो गए. तो फ्रेंड्स, ये आपके 4 केसेस हैं. और इनके अलावा नाउन किसी भी सेंटेंस में 2 और तरीके से भी अपने फंक्शंस करते हैं. तो वे हैं आपके कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, और दूसरा है केस इन अपोजिशन टू अ नाउन. तो फ्रेंड्स, आज की टॉपिक में आज की वीडियो में इन सारे टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट नॉमिनेटिव केस. इसे से नॉमिनेटिव केस फर्स्ट है, जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं. सेकेंड है आपका ऑब्जेक्टिव केस. ये टू टाइप्स के होते हैं, डेटिव केस और एक्यूजेटिव केस. ठीक है, फिर पॉजेसिव केस है, और उसके बाद है वोकेटिव केस. और इसके अलावा जो जो नाउन होता है सेंटेंस में कुछ और फंक्शन की तरह कार्य करता है, जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, केस इन अपोजिशन टू अ नाउन. इन सारे टॉपिक के बारे में हम अब इसी बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं. ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसे कॉपी पेन पे लिख सकते हैं. तो फ्रेंड्स, चलते हैं फर्स्ट टॉपिक नॉमिनेटिव केस. ठीक है, जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं. ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं. व्हेन अ नाउन इज द subject of a verb, when a noun is the subject of a verb means जब सेंटेंस में किसी वर्ब का नाउन कोई सब्जेक्ट हो. ठीक है, एज अ सब्जेक्ट.
फॉर एग्जाम्पल राम राइट्स और लेटर। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हमने बोला व्हेन अ नाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। जब किसी सेंटेंस में वर्ब का एक सब्जेक्ट हो नाउन, यहां पे आप देख सकते हैं राइट्स। राइट्स क्या है आपका? वर्ब है। यहाँ राइट्स मतलब लिखना। राम एक पत्र लिखता है, तो लिखने वाला काम हो रहा है, तो राइट्स यहाँ पे आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है, और राम राइट्स अ लेटर। यहाँ पे आप देख रहे हैं राइट्स क्या है? वर्ब है। लिखने वाला काम क्या हो रहा है? राइट्स। राइट्स यहाँ पे एक वर्ब है और लिखने वाला काम कौन कर रहे हैं? राम कर रहे हैं, इसलिए राम यहाँ पे क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये राम क्या है? सब्जेक्ट है, और इसको हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। सब्जेक्टिव केस। राम यहाँ पे सब्जेक्ट है और इसका इस्तेमाल यहाँ पे सब्जेक्टिव केस की तरह हुआ है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सोहन प्लेज क्रिकेट। ठीक है, सोहन क्रिकेट खेलता है। यहां पे वर्ब हमारा क्या है? प्लेज। ठीक है, प्ले मतलब खेलना, और कौन खेल रहा है? सोहन। तो सोहन यहाँ पे क्या है? काम करने वाला वर्ड कौन सा है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? सोहन है, और सोहन एक क्या है? नाउन है। ठीक है, कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है, और इसको केस की सेंस में देखेंगे तो ये कौन सा केस है आपका? सब्जेक्टिव केस। यहाँ पे प्ले वर्ब है आपका, और इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? सोहन है। तो सोहन का पोजीशन यहाँ पे एक किस कैटेगरी में देखेंगे हम? सोहन को हम देखेंगे सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में आपने देखा राम सब्जेक्टिव केस में है, और सेकंड सब्जेक्ट में सेकंड। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में आपने देखा कि राम सब्जेक्टिव केस की तरह इस्तेमाल किया गया है, और सेकंड में सोहन को हमने सब्जेक्टिव केस की तरह इस्तेमाल किया है। ठीक है, और एग्जाम्पल में आपको अगर पता करना है कि सब्जेक्ट कौन है, तो आप यहाँ पे हु से क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे हु राइट्स अ लेटर, पत्र कौन लिखता है, तो आपको आंसर मिलेगा राम। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट पर। सेकंड है आपको ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। When a noun is the object of a verb. When a noun is the object of a verb. जब कोई नाउन किसी ऑब्जेक्ट किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, तो वहां पे ये केस ऑब्जेक्टिव केस में आता है। ठीक है, जैसे सीता राइट्स अ लेटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो ये वर्ब होता है, वर्ब क्या होता है? वर्ब एक्शन वर्ड होता है। यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है? लिखने का। ये हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है, और एक्शन को जो करता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, तो सीता इसमें क्या होगी? सब्जेक्ट होगी। और ये हमारा वर्ब का एक्शन का प्रभाव जिस पे पड़ता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होते हैं। प्रभाव किस पे पड़ रहा है? लेटर पर, तो लेटर यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो व्हेन अ नाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ठीक है,
ये जो नाउन है यहाँ पे देख रहे, लेटर, लेटर जो नाउन है ये हमारा किस केस में लिखा हुआ है? ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, और इसके पहले मैंने बताया था सब्जेक्टिव केस। तो सीता की बात करें तो सीता इसमें क्या हो जाएगा आपका? सब्जेक्टिव केस। ठीक है, दूसरे एग्जांपल समझते हैं। He gave Rahul a book. बंद करिए इसको। दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं। He gave Rahul a book. उसने राहुल को एक बुक दिया। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब आपका क्या है? गेव, और ही क्या है आपका? सब्जेक्ट, राहुल क्या है? ऑब्जेक्ट, और बुक भी क्या है? ऑब्जेक्ट। इसमें आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आया हुआ है, एक राहुल और एक बुक। तो ऑब्जेक्ट टू टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब कि बेजान वस्तुएं जिनमें कोई जान ना हो, निर्जीव वस्तुएं हमारी क्या कहलाती हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे बुक, बुक यहाँ पे क्या है? निर्जीव, ये आपका क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? देखते हैं। इनडायरेक्ट मीन्स लिविंग थिंग्स, सजीव। ठीक है, सजीव चीजें हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाती है। जैसे राहुल, राहुल इसमें आपका क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और बुक आपका क्या है? इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है किसी भी सेंटेंस में, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है इसी को हम कहते हैं डेटिव केस। क्या कहते हैं? डेटिव केस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में टू टाइप्स के ऑब्जेक्ट टू टाइप्स होते हैं, मैंने बताया था आपको, एक डेटिव और एक एक्विजिटिव। ठीक है, तो ये डेटिव केस जो होता है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही बोलते हैं। ठीक है, अब एक्विजिटिव केस क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो हमने डेटिव केस को देख लिया, अब देखते हैं एक्विजिटिव केस। ठीक है, एक्विजिटिव केस। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। When a noun is the object of a preposition. When a noun is the object of a preposition. ठीक है, जब कोई नाउन किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है तो वहां पे ये एक्विजिटिव केस पाया जाता है। ठीक है, जैसे कोई सेंटेंस है, द बुक इज ऑन द टेबल,
एग्जाम्पल आपका है द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे बुक आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज आपका क्या हो गया, एक वर्ब है, ऑन क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन है, और टेबल क्या है आपका, ऑब्जेक्ट। ठीक है, द क्या है, एक आर्टिकल। ठीक है, इस तरीके से आप एक सेंटेंस में सभी वर्ड की पोजीशन को आप समझ सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के द्वारा। तो द बुक इज ऑन द टेबल, बुक कहां पर है, टेबल पर है। तो यहाँ पे टेबल जो है ऑब्जेक्ट, ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये जो है ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस टेबल का इस हेल्पिंग वर्ब से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेबल जो है इस प्रीपोजिशन ऑन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। और हमने डेफिनेशन में ये बताया कि व्हेन अ नाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, जब कोई नाउन सेंटेंस में, ये देखिए यहाँ पे भी एक नाउन है, बुक भी नाउन है आपका, टेबल भी नाउन। ठीक है, जब कोई नाउन किसी ऑब्जेक्ट, जब कोई नाउन किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है तो वो वहां पर उसकी केस कौन सी बनती है, उसकी केस बनती है एक्विजिटिव केस की। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टेबल, टेबल जो है ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो ये यहाँ की इसकी पोजीशन हो जाएगी एक्विजिटिव, एक्विजिटिव केस। तो ये आपका एक्विजिटिव केस समझ में आ गया। तो आप इसे एक कॉपी और पेन पर लिखते चलिए, साथ साथ नोट बनाते चलिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉसेसिव केस। ठीक है, पॉसेसिव केस डेफिनेशन देखते हैं इसकी। When a noun denotes possession or ownership, When a noun denotes possession or ownership, मतलब जब कोई नाउन किसी दूसरे नाउन पर अपना अधिकार दिखाता है तो वहां पे पॉसेसिव केस होता है। ठीक है, जैसे पॉसेसिव केस के लिए हम जो है लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स के लिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग्स के लिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों का सेंस का, की और के सेंस में आता है। ठीक है, फॉर लिविंग थिंग्स, फॉर लिविंग थिंग्स एग्जाम्पल। ठीक है, लिविंग थिंग्स के लिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखते हैं। लिविंग थिंग्स के लिए एग्जाम्पल, राम्स पेन हैज बीन लॉस्ट। ठीक है, राम्स पेन हैज बीन लॉस्ट, राम की पेन खो गई। तब यहां पे हमने देखा राम भी नाउन है और पेन भी नाउन है। ठीक है, ये दोनों नाउन है और राम का पेन पर क्या है, अधिकार है। राम का अधिकार किस पे है, पेन पर है। ये इस अपने अधिकार को दिखाने के लिए इस एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हमने किया, राम का पेन। तो ये एपोस्ट्रोफी एस यहाँ पे जो लगा हुआ है, ये राम किस में है, पॉसेसिव केस में, पॉसेसिव
केस। ठीक है, दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। श्रेयस वॉच इज कॉस्टली। ठीक है, श्रेया की घड़ी क्या है, बहुत कीमती है। तो यहाँ पे श्रेया भी नाउन है और वॉच भी नाउन है, दोनों नाउन है, लेकिन इस श्रेया वॉच पर अधिकार किसका है, श्रेया का है। तो ये जो श्रेया नाउन है इसके लिए हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, क्योंकि ये सजीव है। सजीव के लिए हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, और इसलिए ये क्या है, पॉसेसिव केस में, पॉसेसिव केस में। ठीक है, लिविंग थिंग्स के लिए एग्जांपल। ठीक है, फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, आइए देखते हैं फॉर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए एग्जांपल। जैसे अगर हम कहें चेयर्स लेग, तो यहां पे देख रहे हैं ये चेयर क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव वस्तु है, और इसके लिए हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया है। तो ये क्या है, इस तरीके से ये सेंटेंस क्या है, गलत है। ठीक है, क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल हम केवल सजीव लोगों के लिए लगा सकते हैं, लिविंग थिंग्स के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, देख रहे हैं, लिविंग थिंग्स के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का लगा सकते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम जो है ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो इस सेंटेंस को अगर हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे द leg of the chair। ठीक है, इसका फॉर्मेट देख, आइए पॉसेसिव केस का फॉर्मेट देखते हैं। फॉर्मेट देखते हैं। ठीक है, फॉर लिविंग थिंग्स, सबसे पहले लिखेंगे नाउन प्लस एपोस्ट्रोफी एस प्लस पोसेशन। जैसे एग्जांपल, Ram's pen has been lost। ठीक है, देख रहे हैं आप, नाउन फिर एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, फिर पोसेशन, किस पे अधिकार है, पेन पर अधिकार है, तो हमने इस वर्ड को पास में लिया, राम्स पेन हैज बीन लॉस्ट। फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, इसका फॉर्मेट हो जाएगा आपका पोसेशन प्लस ऑफ प्लस नाउन। जैसे द लेग ऑफ द चेयर, पोसेशन किस पे, अधिकार किस पे है, पैर पे है, पैर किसका है, चेयर का है, तो पोसेशन प्लस ऑफ प्लस चेयर। ठीक है, ये आपका पोसेशन ऑफ प्लस नाउन है। यहाँ द लेग क्या है, पोसेशन है, और ये ऑफ है आपका, और ये नाउन है आपका। ठीक है, चेयर आपका क्या है, नाउन है, इस नाउन का पोजीशन लेंगे, तो ये पोजीशन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ये फॉर्मेट है, और लिविंग थिंग्स के लिए आपका ये फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सीखा कि एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किसके साथ किया जाता है और ऑफ का इस्तेमाल किसके साथ किया जाता है। एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल लिविंग थिंग्स, सजीव लोगों के लिए किए जाते हैं,
और ऑफ का इस्तेमाल नॉन लिविंग थिंग्स बेजान वस्तुओं के साथ किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं देखते हैं इसके फोर्थ पॉइंट को, वोकेटिव केस। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। When a noun or pronoun, साथ लिखते चलिए आप लोग, when a noun or pronoun is used to call or to get the attention of the people, the person. ठीक है, when a noun or pronoun is used to call or to get the attention of the person, जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी व्यक्ति को बुलाने का कार्य करे या उसका ध्यान आकर्षित करने का कार्य करे तो हम इसे वोकेटिव केस में रखते हैं। यदि किसी को बुलाना हो या किसी को संबोधित करना हो तो उसके ध्यान को आकर्षित करने के लिए हम वोकेटिव केस को उसमें रखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे अगर हम कहें राम कम हियर, इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कम हियर राम। ठीक है, राम कम हियर, राम यहाँ आओ। या फिर इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कम हियर राम। यहाँ पे राम नाउन का प्रयोग हुआ है जिसको बुलाया जा रहा है। ठीक है, ये जो राम है हमारा, ये हमारा वोकेटिव केस में है। ठीक है, इसको हम अगर वाक्य के प्रारंभ में रखते हैं तो कॉमा इसके बाद लगाएंगे। ठीक है, अगर इसको हम लास्ट में रखते हैं तो इसके पहले कॉमा लगाएंगे। ठीक है, इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं और यहाँ पे हमारा राम जो क्या है दोनों तरह से वोकेटिव केस में। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग इसको, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। तो गाइस ये हमारे रहे नाउन केसेस, 4 केसेस हमने पढ़ लिए। और इसके अलावा भी नाउन सेंटेंस में कुछ और फंक्शन की तरह कार्य करता है। ठीक है, जिसको मैंने बताया था 2 टाइप्स हैं आपके। आइए उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो फर्स्ट टाइप है आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। तो फर्स्ट टाइप है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। ठीक है, आइए देखिए। Some verbs do not complete the meaning these are called linking verbs। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं हमारे जो अपनी मीनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। उन्हें अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए कोई न कोई वर्ड की आवश्यकता पड़ती है और ऐसे वर्ड हमारे कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। ठीक है, बात करते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? लिंकिंग वर्ब जैसे टू बी फॉर्म में देखेंगे, टू बी फॉर्म में आपका आता है इज, एम, आर, was, were। ये 5 is, am, are, was, were, ये 5 हेल्पिंग वर्ब आते हैं वर्ब टू बी फॉर्म में। और भी दूसरे वर्ब्स जैसे सेम, ड्राइव,
become, etc. ये सब जो वर्ब हैं अपने अर्थ को कंप्लीट करने के लिए कोई न कोई वर्ड की उन्हें जरूरत पड़ती है। तो ये जो वर्ड होते हैं ये हमारे लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं, इस लिंकिंग वर्ब के कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल समझते हैं इसको। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं इसमें। जैसे एग्जाम्पल, रोहित इज ए टीचर। ठीक है, इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि रोहित एक टीचर है। इज यहाँ पे एक वर्ब है, ठीक है, लेकिन कैसा वर्ब है ये यहाँ पे क्या, ये जो वर्ड हमने लिखा है टीचर, रोहित क्या है, एक टीचर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब की तरह कार्य कर रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें रोहित इज, इस वर्ड को हम अगर न देखें तो आप देख सकते हैं कि रोहित इज, रोहित है, रोहित क्या है नहीं मालूम है। जब तक हम इस वर्ड का इस्तेमाल ना करेंगे ये अपना सेंस कंप्लीट नहीं कर सकता है। इसलिए इसके सेंस को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी, और वो कॉम्प्लीमेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे टीचर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, पायलट हो सकता है, पोस्टमैन हो सकता है, पुलिस हो सकता है। तो यहाँ पे एक वर्ड जरूरत पड़ेगी हमें, और वो वर्ड है कुछ भी हो सकता है, और यही वर्ड हमारे क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी एक नाउन है और टीचर भी एक नाउन है। ठीक है, ये कैसा नाउन है आपका, प्रॉपर नाउन है, और ये कैसा नाउन है आपका, कॉमन नाउन है। और इसका पोजीशन देखेंगे किस केस में इस्तेमाल हुआ है, तो टीचर यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट की तरह इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, यहाँ पे टीचर किसके लिए यूज हुआ है, आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में टीचर जो शब्द है वो सब्जेक्ट को बता रहा है कि रोहित क्या है, टीचर है। तो यहाँ पे ये जो है कॉम्प्लीमेंट तो है, ठीक है, कैसा कॉम्प्लीमेंट है, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। कैसा कॉम्प्लीमेंट है, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसमें सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी आ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव भी। ऑब्जेक्टिव के एग्जांपल हम देखते हैं, आइए इधर देखते हैं ऑब्जेक्टिव का। सेकेंड एग्जांपल है आपको, he made राहुल ए कैप्टन। उसने राहुल को एक कैप्टन बनाया। ठीक है, ही क्या है, एक प्रोनाउन है, मेड क्या है, वर्ब है, राहुल क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, और कैप्टन क्या है, ये भी एक नाउन है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ही मेड, ये आपका क्या है, वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, ही मेड राहुल ए कैप्टन, उसने राहुल को क्या बनाया, एक कैप्टन बनाया। तो अब यहाँ पे जो ये कैप्टन वर्ड यूज हुआ है, ठीक है, ये क्या है, ये किसके लिए यूज हुआ है, राहुल के लिए हुआ, उसने राहुल को एक कैप्टन बनाया ना। अगर हम इस कैप्टन को ना देखें, उसने राहुल को बनाया, क्या बनाया, यानी कि एक कैप्टन बनाया। तो जब तक ये कैप्टन शब्द नहीं आएगा इसका सेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो ये जो कैप्टन शब्द है इसको कंप्लीट कर रहा है, तो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट हो गया आपका, कॉम्प्लीमेंट हो गया। कैसा कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये किसके लिए यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है। तो ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, पहले सेंटेंस में टीचर सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ था, इसलिए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया, और दूसरे सेंटेंस में कैप्टन जो है ऑब्जेक्ट के लिए यूज हुआ था, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं देखने दूसरे पॉइंट को।
case in opposition to a noun, मतलब केस इन अपोजिशन टू अ नाउन। आइए डेफिनेशन देखते हैं इसकी। मतलब कि when two nouns are used for a person in a sentence, second noun is called case in opposition of the first noun। ठीक है, देखिए इसका डेफिनेशन। When two nouns are used for a person in a sentence, मतलब कि एक ही सेंटेंस में एक ही व्यक्ति के लिए दो नाउन का इस्तेमाल किया गया है। एक ही सेंटेंस में एक ही व्यक्ति के लिए दो नाउन का इस्तेमाल किया गया हो, तो उस कंडीशन में जो सेकंड नाउन होगा उस फर्स्ट नाउन के बदले में यूज किया गया होगा, तो उस सेकंड नाउन को जो है फर्स्ट नाउन का हम केस इन अपोजिशन कहेंगे। ठीक है, आइए एग्जांपल समझते हैं इसको। राम द डॉक्टर saved the patient। ठीक है, राम द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट। यहां पे आप देख सकते हैं राम क्या है, एक नाउन है। ठीक, डॉक्टर क्या है, ये भी एक नाउन है। ठीक, वर्ब क्या है इसमें, सेव्ड है, और पेशेंट क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो राम क्या है, डॉक्टर है। ये डॉक्टर और राम दोनों चीज किसी एक व्यक्ति के लिए यूज किया गया है। ठीक, राम और डॉक्टर किसी एक व्यक्ति के लिए यूज किया गया है और उसने पेशेंट की जान बचाई। तो यहाँ पे राम और डॉक्टर देख रहे हैं, ये जो दूसरा नाउन है, हमने बताया था कि जब दो नाउन किसी एक व्यक्ति के लिए एक ही सेंटेंस में यूज किया जाए तो दूसरा नाउन है वो पहले नाउन का क्या कहलाएगा, केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन। तो ये जो दूसरा नाउन है ये फर्स्ट नाउन हो गया आपका और ये सेकंड नाउन हो गया। तो ये दूसरा नाउन आया है किसके लिए, राम के लिए। तो राम जो है क्या है, राम ही डॉक्टर है। तो जो दूसरा नाउन यूज किया गया है, ये जो डॉक्टर वर्ड है ये राम के लिए, ये केस इन अपोजिशन में इसको रखेंगे। ठीक है, तो आपने यहां देखा केस इन अपोजिशन में जो वर्ड होता है उसको कॉमा के अंदर रखते हैं। एक कॉमा, दोनों कॉमा के बीच में रखेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर भी कॉमा है और यहां पर भी कॉमा है, तो दो कॉमा के बीच में इसको हम रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने देखा नाउन के केसेस और ये किसी सेंटेंस में उसके फंक्शंस और रिलेशन किस प्रकार से कार्य करते हैं उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, तो आज की वीडियो में नाउन केसेस जो हमने कंप्लीट कर लिया है, और इसके फर्स्ट वीडियो में, इसके पहले की वीडियो में हमने नाउन के डेफिनेशन के बारे में डिटेल में जानकारी दी है। अगर आपको वहाँ से पढ़ना हो तो आप इसके पीछे वाली वीडियो में अभी देख सकते हैं। वीडियो में हम नाउन जेंडर की वीडियो लेकर आने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो
Thanks for watching this video and like and share it. Thank you.